हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और हर दिन की तरह आज भी मैं लेके आई हूँ आपके लिए लॉट्स ऑफ करंट अफेयर। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारी अपकमिंग बैचेस कौन सी है। जुलाई महीने सॉरी अगस्त महीने की हमारी अपकमिंग बैचेस जो हैं वो 4 अगस्त से 25 अगस्त तक के बायलिंगुअल बैचेस हैं। आप इसमें इनरोल कर सकते हो और घर बैठ के अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, दैट इज़ व्हाट www.mahindras.org। राइट, चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे आज की डेट की थॉट्स की। तो थॉट्स हमारा क्या है, पुश टुडे फॉर व्हाट यू वांट टुमारो। तो जो कल करना है, जो कल होगा, जो हम चाहते हैं अपने लाइफ में, उसके लिए हमें प्रयास जो है पहले से करना पड़ता है, पहले से ही एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। कल मैं बताई थी आपको कि अपने आप अपनी फाइटिंग आपको स्वयं से करनी है। हमारी लड़ाई हमारी स्वयं से ही तो है और किसी अतिरिक्त पर्सन से नहीं। तो यहाँ पे वही बात को आगे अगर हम फर्दर मूव करें तो आप सोच के देखिए, जो आप अपना भविष्य देखना चाहते हो उसके लिए प्रयास आपको पहले से करने पड़ते हैं। राइट, अब एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले अगर अपन लोग ऐसे बुक खोल के पढ़ेंगे कि हाँ हाँ ये देख ले कर ले, ये स्कूल कॉलेज के एग्जाम तो ठीक था क्योंकि पता है सिलेबस वही है ना, एंड वो जो क्वेश्चन पढ़ाए गए वही क्वेश्चन आने हैं। बट राइट नाउ टाइम चेंज हो चुका है ना, अब वो नहीं हो सकता। एग्ज़ाम से जो है 4 महीने, 1 महीने 2 महीने पहले जो है हम देख रहे हैं कि अच्छा हमें एग्ज़ाम ने हमें हमने फॉर्म भरा है तो हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। जब फॉर्म आता है तो ही प्रिपरेशन करना चाहिए। ये मिथ है, निकाल देना होगा जल्दी से अपने दिमाग से। चलिए आगे बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की। तो देखो ये क्वेश्चंस जो है इसका आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर वैसे सॉरी ना, कल जो है वो मैं बात करूँ तो 30 था तो ये वाला सॉरी हो गया। चलिए तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कल की क्वेश्चंस की बात करें हम तो इस क्वेश्चन का आंसर ओनली 1 था। और विडंबना ये है हमारी कि आंसर करने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे 3 ही विद्यार्थी थे। एक आर.डी. देवस्टोन जी थे, दूसरा हम देखेंगे सुव्रजीत पटनायक, एंड तीसरे जो थे हम देख सकते हैं यहाँ पे मंथन कुमार जी, इन्होंने किया है सही आंसर, बस और किसी ने नहीं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आर्टिकल। तो राजा मिर्चा, मिर्च यानी मिर्च, मिर्च की बातें हो रही हैं नाम में भी, और फेस जो दिखाई दे रहा है आपको पिक, इससे भी आपको क्लियर हो सकता है हम किसकी बातें कर रहे हैं। न्यूज़ में था, एक्चुअली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसको एक्सपोर्ट किया गया है ना, फ्रॉम नागालैंड से अगर हम बात करें, ठीक है, गुवाहाटी वाले क्षेत्र से वाया गुवाहाटी होते हुए फर्स्ट टाइम है ना एयर रूट के थ्रू कहाँ पे, लंदन। तो भाई इनका जो है फर्स्ट हम कह सकते हैं कंसाइनमेंट भेजा गया है कहाँ, लंदन, इम्पॉर्टेंट है। वैसे अगर हम बात करें तो इसको जीआई टैग प्राप्त है नागालैंड में, इसको जीआई टैग प्राप्त है 2008 में। राजा मिर्चा के अलावा जो है इसका और भी नाम होता है। क्या क्या इसके नाम है इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। नाम होता है यहाँ पे भूत। नाम ही लग रहा है ना भूत, सुबह सुबह भूत की बातें हम लोग कर रहे हैं। तो जो है भूत जलोकिया, और दूसरा बोलते हैं इसको घोस्ट पीपर। ठीक है, तो घोस्ट पीपर या भूत जलोकिया ये सब लोकल्स नेम है। वैसे तो नॉर्मली हम लोग राजा मिर्चा कह रहे हैं, ठीक है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये टेस्ट वाइज काफ़ी हॉट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा तीखी मिर्ची है, ये एकदम होती है ना तीखी वाली मिर्ची। तो ये टॉपेस्ट वर्ल्ड की हॉट चिली है। तो इसकी भाई हम देखिए न्यूज़ में इसलिए रही बिकॉज इसको जो है भेजा गया लंदन, तो हमने देख लिया नागालैंड से जीआई टैग प्राप्त है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं सेकेंड इरडा के बारे में। राइट, तो इरडा जो है ये इंडिया एंड रसिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, मैंने आपको जो है मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री एक्सरसाइज के सारे जो हमारे होते हैं इंडिया के साथ जितने भी ऑपरेशंस कंडक्ट होते हैं, इसकी करंट अफेयर के क्लास में मैंने आपके साथ एक बार जो है पूरी की पूरी लिस्ट शेयर की थी, एक नहीं 2 क्लास लग गए थे उसे शेयर करने में। चलिए और यहाँ पे हम देख लेते हैं ये 12th एडिशन जो है ये हुआ रशिया में हुआ। तो आपको ये याद रखना है, संयुक्त मतलब संयुक्त हम कह सकते हैं सैन्य अभ्यास इरडा। ठीक है, सॉरी इरडा बोल रही हूँ,
सॉरी, ठीक है, इंदिरा बोलेंगे, नॉट टू इरदा। फिर मैं इरडा बोल रही हूँ, देख लो मुझे क्या हो गया है, ठीक है। अच्छा हाँ, मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी आप लोगों को, क्या कि देखो मैं जो है सॉरी कि मैं आप सभी के साथ लाइव नहीं जुड़ पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज। कि अगर मैं लाइव, कोशिश तो हमारी यही है कि हम जल्दी से लाइव जुड़ जाएं, पर लाइव हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं आपसे, ठीक है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो इसके कारण जो है ये मैं अपने अपने रिकॉर्डेड, जो कि मुझे लाइव ही करनी होती है, तो मैं काफ़ी लेट नाइट ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि हमारी बहुत प्रयास थी, कोशिश थी कि हम जो है वो लाइव जुड़े, लेकिन आज भी हम असफल रहे। तो इसके कारण जो है हमारी क्लास ना रुके, हमारी पढ़ाई ना छूटे, इसके कारण यहाँ पे हम ऐसा कर रहे हैं। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे, पढ़ाई पे फोकस करेंगे। हम ज़रूर ही जल्दी आपके साथ जो है लाइव जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन काफ़ी डिस्टर्ब हम भी हैं, और आई थिंक आप सभी भी बहुत पैनिक हो रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे इंदिरा के बारे में हमने डिस्कस किया कि इंदिरा जो है ये इंडिया एंड रशिया के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रखना है आपको। और ये जो है 12th एडिशन था, ये याद रखना है आपको। और ये जो है अभ्यास जो है ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ, रसिया में। तो वोल्गोग्राड है ना, वोल्गोग्राड रशिया में जो है ये कंडक्ट हुआ, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है ये किसके लिए था, तो ये ज्वाइंट फोर्स जो है इंटरनेशनल लेवल पे हम टेररिस्ट ग्रुप को काउंटर कर सके, इसके लिए ज्वाइंट फोर्स एक तरह से हमारा जो है टास्क चलता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जो है वो है पूरी से संबंधित। अब क्या है पूरी से संबंधित, वैसे तो पूरी अपने रिलीजियस चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, राइट, लेकिन अभी हम देख रहे हैं क्या, कुछ और ही बातें हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि पूरी बिकम द फर्स्ट सिटी इन कंट्री टू हैव ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी, राइट। तो टैप फैसिलिटी के द्वारा पानी, वो भी कैसी पानी, एकदम जो है हम कह सकते हैं प्योर वाटर, जिसका यूज़ जो है हम सीधा नल से जल निकालें और ड्रिंक कर सके, इसीलिए हमें फ़िल्टर की आवश्यकता नहीं पड़े, है ना। जनरली क्या होता है, नल के जो जल होते हैं यानी टैप वाटर जो होता है उसे भी हमें यूज़ करना पड़ता है, फ़िल्टर करना पड़ता है, और डायरेक्टली हम इसको खाने बनाने में ऐसे यूज़ नहीं करते, लेकिन अब हम इसको डायरेक्टली जो है वो पी सकते हैं, अपने खाने बनाने में यूज़ कर सकते हैं। और ये सुविधा एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी जो है 24/7 है। और ये भारत का एकमात्र, अभी पहला हम कह सकते हैं कि ये शहर ऐसा बना है जहाँ पे टैप वाटर का डायरेक्ट यूज़ हो सकता है। बेनिफिट्स बहुत है, अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, तो देखो वैसे प्लास्टिक की जो बॉटल्स होते हैं, है ना, इसका पानी, ये इस तरीके से पानी का प्रयोग जो है किया जा रहा था यहाँ पे, पर्टिकुलर मैं इस सिटी की बात कर रही हूँ, इस सिटी की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है अप्रॉक्सीमेट बताया जा रहा है कि जो है 400 टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है इसके कारण जो है प्रोड्यूस हो जाती है इस सिटी में। पैसे की लागत भी लगती थी, 3 करोड़ के आसपास जो है वो वाटर बॉटल्स के ऊपर जो है अल्टीमेटली एक्सपेंस होता था, तो ये सारी की सारी चीज़ें बचेगी। देखो मनी से ज़्यादा मैटर करता है ये वेस्टेज, वेस्ट जो क्रिएट होता है इसका निपटारा करना आसान नहीं होता, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और ये भी हम देखेंगे यहाँ पे कि इससे जो है कितने लोगों को ये पानी पहुँच रहा है, तो 1.5 मिलियन पीपल, है ना। और हम देख सकते हैं मोर देन जो है वो 15 अर्बन एरिया में जो है सुजल वाटर मिशन जो कि लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर, है ना, अक्टूबर में। तो यहाँ पे अक्टूबर 13 यानी लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, यानी हम बात करें 2020 की, तो उस समय ये लॉन्च हुआ था और ये उद्देश्य था। और फिलहाल तो ये फलीभूत यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। कोशिश हमारी सरकार की यही है कि पूरे भारत में जो है इस तरह की योजना जो होती हैं इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। काफ़ी वेट करने के बाद, पता है काफ़ी वेट करने के बाद भी लाइट और नेट और ये सब सारी चीज़ें सही सही होने के बाद भी पता नहीं क्यों मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। आई एम वेरी पैनिक, ठीक है। और बस 2-3 घंटे में वेट कर लूँ तो मॉर्निंग हो जानी है हमारी, ये सिचुएशन है, इतना वेट करने के बाद भी नहीं कनेक्ट हो पाया। क्या बोलूँ। चलिए, ये सारी की सारी बातें जो है एज इट इज़ हिंदी में लिखी हुई हैं, आप इसको एक बार पढ़ लेना। एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तेलंगाना दलित बंधु स्कीम के बारे में, है ना।
तो व्हाट इज़ तेलंगाना दलित बंधु स्कीम, ये क्या है और है क्या? नाम में छुपा हुआ है दलित बंधु। ये दलित कौन होते हैं? देखिए, वैसे पर्सन, वैसे समाज के हमारे वर्ग जो हम कह सकते हैं इकोनॉमिकली और सोशली, यानी आर्थिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पे जो है पिछड़े हुए हैं, मेन स्ट्रीम से हटे हुए हैं। मेन स्ट्रीम में उनको लाने की भरपूर कोशिश है। तो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे फाइनेंशियल असिस्टेंस देने पड़ेंगे, यानी उन्हें इकोनॉमिकली जो है वाइब्रेंट करना पड़ेगा, इकोनॉमिकली साउंड करना पड़ेगा। सेकेंडली क्या है, जब उनका इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा होगा तो फिर उनकी जो सोशल स्टेटस है वो भी काफ़ी अच्छी होगी, इन्हांस होगी। तो जो सोशली और इकोनॉमिकली जो ये बैकवर्ड हो जा रहे हैं, बैक हो जा रहे हैं, मेन स्ट्रीम से हट जा रहे हैं, तो ये क्या होंगे, ये कनेक्ट हो पाएंगे, राइट। तो ये तेलंगाना की ये जो योजना है, ये दलित बंधुओं के लिए एक अलग से ही बात कर रही है। यहाँ पे 10 लाख पर फैमिली को जो है रुपीस ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही है, वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो ये जो है, हम डीबीटी में सबसे बड़ा, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का ये सबसे बड़ा स्कीम आज तक भारत में नहीं हुआ। इतना बड़ा अमाउंट डायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिले, वो भी गवर्नमेंट के थ्रू, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इस तरह की ये अच्छी योजना है। बस ये है कि इसका नेगेटिव बर्डन स्टेट के ऊपर ना पड़े, और ये है कि ये जो है मतलब लोक लुभावन बातें बन के ना रह जाएँ, और ऐसा है कि इसका जो है दुरुपयोग अदर स्टेट के द्वारा इलेक्शन में प्रचार करने में ना हो, बस मेरा कंसर्न यही है। वैसे स्कीम बहुत ही अच्छी है, और यहाँ पे जो हमारे दलित परिवार के लोग होंगे, इनकी लाइफ अच्छी होगी इस तरीके की योजनाएँ से, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मुझे मेरी एक ये भी ओपिनियन है, एक हमारे दिमाग में होना चाहिए कि रैदर कि हम अपने जो लोग हैं उनको ऐसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करें, उनके लिए हम कुछ लॉन्ग टर्म विज़न लेकर के आएँ। लॉन्ग टर्म विज़न दैट मीन्स दैट वी हैव टू क्रिएट सम जॉब ओवर देयर, वी हैव टू पुट द क्वालिटी, वी हैव टू प्रोवाइड अदर सर्विसेज़, अदर असिस्टेंस, जो अदर सर्विसेज़ हैं, अदर असिस्टेंस हैं, वो प्रोवाइड करें, जनता खुद कैपेबल हो। ठीक है? तो ये एक विचार होना चाहिए हमारा, क्योंकि इन इस तरीके की योजना स्कीम का जो है आगे चल के इलेक्शन के मद्देनज़र बहुत मिसयूज़ भी हो जाता है। एनी व्हिच वेज़ ये बहुत ही अच्छा स्कीम है जो तेलंगाना सरकार के द्वारा लाया गया है, राइट? चलिए, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट में रेज़ोल्यूशन पेश किया गया है प्री पैक फॉर एमएसएमई के लिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें, और यहाँ पे बोला गया है स्पीड अप इंसॉल्वेंसीज़ केसेज़। देखो, सारी बातें तो ठीक है, पहले हम आर्टिकल के 2-3 जो बिंदुओं को समझ लेते हैं। एमएसएमई तो समझ रहे हैं ना? क्या? इस एमएसएमई तो बिल्कुल पता होगा कि एमएसएमई हमारा क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हमारा आया हुआ था पहले से ही 2016 में। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत क्या होता है कि वैसी ऑर्गेनाइजेशन, वैसी संस्था है, इसमें एक प्रोविज़न है, हालाँकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सा लॉ है, बस इसकी एक प्रोविज़न की अगर हम बात करें, तो वैसी कंपनी, वैसी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ज़्यादा लोन लिए रहती है, लोन के चक्कर में फँस जाती है, यानी जो है डेब्ट ट्रैप में फँस जाती है, तो उनको जो है बाहर निकालने के लिए इसके तहत एक परियोजना ये भी है, एक परियोजना नहीं, एक ऑप्शन ये है कि उनकी जो है नीलामी की जा सकती है, और नीलामी करके जो भी धन इनकलकेट किया जा सकता है, वो करके सरकारी जो लॉसेस हुए हैं, है ना? उसकी भरपाई की जा सकती है, राइट? यहाँ पे क्या बोला गया है, प्री पैक। अब ये प्री पैक ना, ये कंसेप्ट को दूर करने की बात कर रहा है। ये तो इंसॉल्वेंसी के पार्ट में बताइए, एमएसएमई तो आप समझ ही रहे हो, और प्री पैक का यहाँ पे क्या है? देखो, समझनी होगी। सपोज़ मान लीजिए कि कंपनी ए है। अब कंपनी ए जो है ये लॉस में है, तो अभी हमें, और ये कंपनी जो है लॉस में है, मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, सपोज़ कोविड-19 का सिचुएशन है, तो ये बहुत सफ़र कर गई, और ऑलरेडी ये बहुत सारे लोन लेके रखी है, तो ये कंपनी डूबेगी तो डूबेगी, और साथ ही साथ ये जो पैसे यहाँ पे इनके पैसे इन्होंने एज़ अ लोन लिया है, मान लीजिए पब्लिक सेक्टर बैंक से, ठीक है? तो अब क्या है, ये भी पैसा डूबने वाला है, ये भी लॉस फेस करने वाले हैं। तो अब क्या होना चाहिए कि मान लीजिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी का यूज़ करके हम इसकी नीलामी करवा दें, और जो भी कुर्सी टेबल बचे हुए हैं, जो बिल्डिंग बची हुई है, उसको बेच करके जो भी पैसा आया वो इधर मेकअप कर लिया जाए। रेदर कि हम ये करें, हम एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ये लॉस में है, डेट ट्रैप है, कर्ज के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। हम एक काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि इस कंपनी का जो है, इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे सिक्योर्ड इन्वेस्टर्स, और जो हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सिक्योर्ड इन्वेस्टर, और
जो है अदर्स इन्वेस्टर्स या अदर वैसी बॉडी इंस्टीट्यूशंस जो यहाँ पे फंड लगाने के लिए रेडी हो, है ना, उनसे बात करके इसको फिर से रिकैपिटलाइज करें। लेकिन ये एज अ लोन ना हो, एक तरह का ऐसा कंडीशन क्रिएट किया जाए, ऐसा एग्रीमेंट किया जाए जिससे इस कंपनी को उठाने की कोशिश की जाए, और जो डेट ट्रैप में फंसी हुई है यहाँ पे भी थोड़ी सी जो है सुविधाएं प्रोवाइड की जाए कि एज सच जो न्यू लोग जो यहाँ पे इन्वेस्ट करके इसको ठीक ठाक करेंगे, नई कंपनी को सेटअप करेंगे, तो उनके ऊपर एज सच ये कर्जे का वर्डन ना आए, थोड़े समय मिले उनको सस्टेन करने के लिए। और यहाँ पे भी ये जो कर्ज है, जो डेट ट्रैप है, अगर मान लीजिए पब्लिक सेक्टर बैंक का है, तो उसको जो है फिर से एसेट रिकंस्ट्रक्ट करके या अदर तरीके के एग्रीमेंट करके या टाइम पीरियड को बढ़ा करके जो भी हो निगोशिएट करके थोड़ा सा इनको फ्री जोन दिया जाए और इसको जो है वाइब्रेट किया जाए। अगर ये अच्छे कंडीशन में आ जाती है तो फिर यहाँ पे जो पैसे फंसे हुए हैं वो इनको धीरे धीरे एज पर दी इनके एग्रीमेंट इनको रिसीव हो जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह के एग्रीमेंट को बोलते हैं प्री पैक। तो ये जो बिल आया है पार्लियामेंट में वो यही किया जा रहा है कि एमएसएमई में जहाँ पे अगर डेट ड्राफ्ट हो गया है तो रेदर कि उनको हम नीलामी करवा दें, क्यों ना उनको हम प्री पैक करा देते हैं। इससे क्या होगा, एक तो कंपनी की कंपनी बची रह जाएगी, दूसरा होगा लॉन्ग टर्म में वो कभी ना कभी कमाई करेगी, और कमाई करेगी तो कुछ ना कुछ जो पैसा है बैंक वो अपनी भरपाई कर पाएंगी। ऐसे क्या होगा, वो कंपनी भी डूबेगी, जॉब भी जाएगा बहुत सारे लोगों का, और फिर क्या होगा, इकोनॉमी पे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकेंडली जो बैंक के जो पैसे फंसे हुए हैं वो हमेशा के लिए डेड हो जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस पूरा आर्टिकल यही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सारी बातें यहाँ बताई गई हैं कि ये जो है विधेयक अभी पास किया गया है। मैं बताई ना आपको कि अभी ये लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, पारित किया गया, नॉट टू पास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में आया था, वो एज इट इज़ मेंशन है। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से संबंधित एक अच्छी खबर हमारे लिए है कि ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गैलरी के अंदर जो है वो बहुत सारे आर्ट एंड वर्क की जो है चीज़ें अवेलेबल थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे चोला डायनेस्टी के टाइम का चोला आइडल जो है ये भी है, जो एक हम देखेंगे कि जो नृत्य करती हुई बालिका, ये बालिका का है, छोटी बालिका का नृत्य करता हुआ इस तरह का आइडल्स है जो कि रिटर्न किया जा रहा है अलॉन्ग विथ 14, मतलब हमारी इस आर्ट के साथ जो है और 13 यानी 13, यानी ओवरऑल 14 जो है एशियन आर्ट कलेक्शन है ना, जिसमें इंडिया का एक है, ये रिटर्न किया जा रहा है। जो इंडिया का एक है इसको हम बोलेंगे क्या, ये आपको याद रखना हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, यही है। देखो आप समंदर, ठीक है, समंदर, ठीक है, ये है डांसिंग गर्ल की बातें की गई हैं, इस इमेज को यही बोलते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि ये चोला से संबंधित है, चोला डायनेस्टी से संबंधित है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो है आप जो शैव संत थे, है ना, ऐसा तो हम लोग शैव और हम वैष्णव की बातें जो है भक्ति मोमेंट के टाइम में करते हैं, लेकिन शैव अनुयायी जो हैं, जो शिव के फॉलोअर्स थे, जिनको हम यहाँ पे देखेंगे तो इन नैनार वगैरह आपने कभी सुना होगा टर्म्स, ठीक है, और नहीं सुना है तो आज बिल्कुल सुन लीजिए। तो जो नैनार्स ग्रुप्स हैं जिनमें 63 संत आते हैं जो कि काफ़ी एक्टिवली साउथ इंडिया में जाने जाते हैं, तो उन्हीं में से ये, उन्हीं के ग्रुप में ये एक जो है रिप्रेजेंटेशन करता है उन्हीं के ग्रुप को, उन्हीं के ग्रुप का ही एक पार्ट है ये। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट बात करें केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, यानी हमारी जो मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। क्या ऑर्गेनाइज किया है, एक इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि शिविर, यानी कि जो है हम देखेंगे जो दिव्यांग जन है उनके लिए एक तरह का, देखो, सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया हमारे मंत्रालय के द्वारा, दिव्यांग जनों के लिए है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो ये जगह थोड़ा सा देख सकते हो आप, ठीक है, छिंदवाड़ा जगह जो है, छिंदवाड़ा प्रशासन हम बात कर रहे हैं, जिला की बात करें, डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो वहाँ पे इमली खेड़ा में जो है इसका आयोजन किया गया। यहाँ पे FDDI, ठीक है, FDDI याद रखोगे, FDDI जो है इनकी भी यहाँ पे मौजूदगी थी, याद रखना। बस आगे बढ़ते हैं हम।
देखो मौजूदगी किनकी थी ये इम्पोर्टेंट नहीं करता, इम्पोर्टेंट करता है मंत्रालय, योजना का नाम और प्लेस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट बात करें तो ये नवाब, लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन, ठीक है, जो कि लखनऊ का है, जिसको प्रसिद्ध रूप से वहाँ पे जो है लखनऊ जू है ना, नॉन एज लखनऊ जू। तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया नई स्कीम। अब ये क्या है नई स्कीम और क्यों है, तो इनका होने वाला सेंचुरी कंप्लीट, यानी 100 साल ये कंप्लीट करने वाले हैं। और इनका जो सेंचुरी कंप्लीट हो रहा है तो इस पर इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग योजना लेकर के आए हैं ये, जिसमें ये बोला गया है कि जो भी एनिमल लवर्स हैं वो इन करते हैं अगर पार्क में घूमने के दृष्टिकोण से, तो उनको जो है एक काम करना होगा। क्या करना पड़ेगा, एक टाइम का खाना वहाँ पे रहने वाले लायन, टाइगर या लेपर्ड्स, किसी एक का, सबका नहीं, ठीक है, किसी एक का एक टाइम के खाने का अरेंजमेंट जो है उनको करना पड़ सकता है। ठीक है, वैसा नहीं कि बाय फोर्स आपको करना ही होगा, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ये काफ़ी अच्छी योजना स्कीम है, ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे क्या है नेक्स्ट। अगर बात करें हम हाइलाइट्स की, तो टाटा टेली सर्विसेज ने जूम वीडियो कम्युनिकेशन के साथ मिलकर जो है उद्यमों, यानी अगर हम बात करें तो इंटरप्राइजेस, ठीक है, एंड जो है इंडिविजुअल्स की अगर बात करें के लिए एक सहज जो है आप देख सकते हो स्केलेबल और सुरक्षित संचार समाधान पेश किया है, इम्पॉर्टेंट है। दूसरा हम बात कर लेते हैं एथलीट, है ना, देवानंद पात्रा, जो कि उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा के बिलोंग करने वाले हैं। तो ये जो है हम देखेंगे उड़ीसा के कंधमाल जिला है ना, तो ये इनके डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है, और इनकी मृत्यु हो गई, ये 90 वर्ष के थे। ठीक है, चलिए अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं करंट अफेयर एमसीक्यू। तो पहला करंट अफेयर एमसीक्यू हमारे सामने क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग country has organized third Arctic Science Ministerial ASM3 meeting? आइसलैंड, जापान, रशिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड 5 1 और 2। तो बिल्कुल इसका आंसर एज इट इज़, जैसे कि आप सभी जानते हो, मेरे ट्रिक को पहचानते हो आजकल तो आप लोग, तो 5 नंबर 1 और 2 यानी आइसलैंड एंड जापान के द्वारा जो है ये आर्कटिक साइंटिस्ट साइंस जो है एक सेकेंड ना, जो है साइंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है वो। सेकेंडली बात करते हैं हम देखते हैं यहाँ पे क्या, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बैन ऑन जो है कांवड़ यात्रा। तो कांवड़ यात्रा पे किस स्टेट ने बैन किया है, तो आपको याद रखना है कांवड़ यात्रा पे बैनिंग जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इन एसोसिएशन विथ वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी ऑर्गेनाइज 17th एशियन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑन विक्टिमोलॉजी, विक्टिम असिस्टेंस एंड क्रिमिनल जस्टिस। आपको बताना है, यहाँ पे बोला गया है कि 17th जो है एशियन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, जो कि किस पे आधारित है, विक्टिमोलॉजी पे, और जो है विक्टिम एक्सक्यूज मी असिस्टेंस एंड क्रिमिनल जस्टिस पे। ठीक है, तो इसमें कौन पार्टिसिपेट किया, एसोसिएटेड मेंबर्स कौन है ना, इनकी बात की जा रही है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा डायरेक्ट आंसर पे ही आते हैं। तो हम बात कर लेते हैं जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है बिहेवियरल साइंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग सी इंडिया एंड रशिया कैरिड हैज आउट अ 2 day मेगा नेवल वार गेम। आपको बताना है 2 दिवसीय जो है ये नेवल एक्सरसाइज हो रहा है इंडिया के साथ एंड रशिया के साथ, ये कहाँ पे होगा, बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में, अरेबिया सी में, अरेबियन सी में, या फिर हम बात करें जो है रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, एंड उसके बाद जो है बाल्टिक। तो इसका आंसर जो है याद रखना है आपको, बाल्टिक सी में ये हो रहा है। बाल्टिक नेशन आपको लिथुआनिया जो है, लिथुआनिया, लुथेनिया, ये सब जो कंट्री है सब बाल्टिक नेशन में आ जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 5 नंबर, हाउ मच percent has increased the combined index of 8 core industry as compared to the index of June 2020। तो आपको बताना है 8 कोर इंडस्ट्री, आप जानते हो कोर इंडस्ट्री आपको पता होना चाहिए, ऐसी इंडस्ट्री जिसके चलने से बहुत सारी इंडस्ट्री चलती है, डिपेंड करती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के चलने से बहुत सारी अलग अलग कंपनियां चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी तो बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाएगी, तो ऐसी इंडस्ट्री को कोर इंडस्ट्री कहते हैं। 8 कोर इंडस्ट्री हमारे यहाँ है, बहुत सवाल बनते हैं यहाँ से, इंपॉर्टेंट होता है, याद रखेंगे। वैसे फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, 5 नंबर का आंसर होने वाला है 3, 8.9%। ठीक है,
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, जो है नाजीब है ना, मिकाती हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आपको बताना है 6 नंबर का आंसर। तो ये किस देश की प्राइम मिनिस्टर बनी, तो बात कर लेते हैं किसकी, चिले की, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। सॉरी सॉरी 6 नंबर का लेबनान होगा, ठीक है। चलो, नहीं तो अभी आप लोग वुमेन क्राइम में जाते। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, लेबनान। तो लेबनान की है ये, ठीक है, न्यू प्राइम मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड द नेशनल कमीशन फॉर अ वुमेन 24:7 हेल्पलाइन नंबर 7827170170। तो ये नंबर बड़ा वो क्रिटिकल है यार, जब वुमेन हेल्पलाइन के लिए करना है तो कुछ सिंपल नंबर डालो। अगर दिक्कत परेशानी होती है किसी को, कोई किसी तरह का इस तरह का उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा होता है, तो दिमाग कहाँ होता है कि जो है हम इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सिंपल सा ऐसा नंबर होना चाहिए जो मोबाइल में ही इनबिल्ड हो कि 0 प्रेस हो गया या 1 प्रेस हो गया तो अपने आप वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल हो जाए। या अगर है भी तो कोई बहुत ईजी नंबर 2-3 वर्ड का हो, तो ऐसा ये मेरा ओपिनियन है। एनीवेज वेज 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आंसर क्या होगा, सभी को पता है ना, स्मृति जुबिन ईरानी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 8 नंबर की बात करते हैं। जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे मोमेजी निशिया, जो सबसे कम हम कह सकते हैं कि उम्र की है ना, इन्होंने ओलंपिक में जो है चैंपियन ये बनी है। तो इनका संबंध जो है कौन से देश से है, मुझे इसके बारे में बताइएगा। आप सभी कमेंट में बता सकते हो कि क्या कौन से गेम से संबंधित हैं, और कंट्री तो यहाँ पे आप देख ही ले रहे हो। 8 नंबर जो है, 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 3 यानी जापान। चलो बढ़िया है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे, रिसेंटली द इंटरनेशनल है ना मॉनेटरी फंड IMF हैज शार्पली स्केल्ड डाउन इंडियाज इकोनॉमी ग्रोथ प्रोजेक्शन टू व्हाट परसेंट। तो 9 नंबर का आंसर क्या होगा, 9.50। ये मैं कराई हुई है, प्रीवियस ही क्वेश्चन है ये IMF का, ये कराई हुई मैं। 10 नंबर की बात करें तो वो यहाँ पे जो देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उड़ीसा विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू हैव अ ड्रिंक फ्रॉम द टैप वाटर, है ना, फ्रॉम द टैप प्रोजेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूरी अभी डिस्कस किया आपसे। चलिए स्टैटिक क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोला गया है ऑप्शन नंबर 1, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना एक्सप्लिसिटली मेंशन 5 privileges। सेकेंड ऑप्शन बोलता है द पार्लियामेंट्री privilege do not extended to the president who is also an integral part of the parliament। Third, till now Parliament of India has not made any special law to exhaustively codify all the privileges। So what would be your answer? Option is 1 3 2 2 3 1 2 3। पैनिक नहीं होंगे, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होता है, पार्लियामेंट्री मेंबर्स को प्राप्त होता है। और अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की जो प्रिविलेजेस हैं वो बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मेंबर। और इसको अगर उल्टा कर दें तो हम बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति और अदर पार्लियामेंट्री मेंबर्स के बीच में जो प्रिविलेज होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्योंकि देखिए अदर जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वो किसी मुद्दे पर खुल करके बोल सकते हैं और किसी पार्टी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी के पास ऐसे पावर नहीं होते, क्योंकि राष्ट्रपति जी उस पार्लियामेंट के सदस्य तो है, मेंबर तो है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रेजेंट नहीं करते। तो इसलिए वो किसी पार्टी के अगेंस्ट और किसी पार्टी के प्रो में आगे नहीं बोल सकते। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलग हो जाती है वहाँ पे। कायदे से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा। 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉडिफाई नहीं है हमारे संविधान में, और ऐसा कोई 5 नहीं है, बहुत सारे एमपी लॉ है। और एमपी लॉ हैं और कौन डिसाइड करेगा ये भी जो है हमारे स्पीकर के ऊपर डिपेंड कर जाता है, ठीक है। लेकिन 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 चूंकि कॉडिफाइड नहीं है तो हम इसके बारे में कोई फर्दर डिस्कशन नहीं कर सकते कि फलाने आर्टिकल में, ढिमाके आर्टिकल में, सेक्शन 1 पारा, ये कुछ नहीं कर सकते, कॉडिफाई नहीं है ना। चलिए, और अगर हम बात करें नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC। अब देखो याद रखना, ABD तो पढ़े थे ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक पढ़ते हो, ठीक है। तो अभी ABC भी याद रखना है ना, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके तहत जो है ये स्कीम जो है इज अलाइन विद द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। फिर बोला गया है कि it provided students with the flexibility to move between institutes while pursuing one degree or leave a course।
तो इम्पॉर्टेंट है ये। देखो इसका आंसर जो है ये तो कायदे से नहीं होगा ना। एजुकेशन पॉलिसी के तहत तो ये 2009 में तो राइट टू एजुकेशन की बात की गई है। हमने तो आपको बताया था कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका 1 साल हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं स्कीम को लॉन्च की जिसमें ये भी लॉन्च किया गया था। तो कायदे से तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो बी होगा। यानी यहाँ पे ये बात है कि पढ़ाई का वर्डन नहीं होगा। मैं बताई थी आपको कि पढ़ाई का वर्डन बच्चे के ऊपर नहीं देना, तो फ्लेक्सिबल होना है। बच्चे जो है इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट के साथ ऐसे जुड़ सकते हैं। मतलब एक होता है ना मल्टीपल, पहले क्या होता था कि जो है कॉलेज मैं आपको बताई थी कि मल्टीपल इनिशिएटिव लिया गया था और ऑनलाइन एजुकेशन को वर्डन के तौर पे नहीं और भी अदर्स इनिशिएटिव डाले गए थे जिसमें बच्चे जो है वो इंस्टीट्यूट के साथ ऐसे जुड़ सकते हैं जिससे मतलब मल्टीपल तरीके से मल्टीपल डायरेक्शन से वो अपने एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से। ये सब बातें इसमें डाली गई हैं। तो यही सब पॉइंट जो है वो क्रिटिसाइज़ करने का भी है कि एक तरह का जो हमारा सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा, वैसा-वैसा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो है कि हो सकता है इस सिस्टम के कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जॉब में हैं या पढ़ना चाहते हैं बट वो फर्दर स्टडी नहीं कर पाते क्योंकि उनका जॉब का टाइम उनके शेड्यूल के टाइम से मैच नहीं करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे रिमूव करने की बात की गई है। थर्ड नंबर की बात करें तो दलित बंधु है ना इज द लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट, आंध्र गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और नॉन ऑफ द एबव। तो कायदे से इसका आंसर नॉन ऑफ द एबव होगा क्योंकि ये तो तेलंगाना के बारे में था ना, राइट। चलिए आगे बात कर लेते हैं 4 नंबर। द टर्म प्री पैक वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ आपको। तो ये अभी आर्टिकल पढ़ाई अभी समझ में आ जाएगा आपको, जल्दी से बताओगे मुझे। तो यहाँ पे क्या है अच्छा सभी लोग माना कि ये क्लास रिकॉर्डेड है लेकिन जो भी बच्चे हमारे जुड़ेंगे कायदे से वो चैट में आंसर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि बस शांत से बैठे रहना, आंसर करना क्योंकि आपकी प्रैक्टिस तो हो रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्री पैक की बात कर रहे हैं वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 बोला जा रहा है फांसी गाइडलाइंस ऑन लेबलिंग ऑफ अ फूड प्रोडक्ट। सेकंड बोला गया है काइंड ऑफ अ बैंक करप्शी जो है वो प्रोसीजर्स है। एंड थर्ड बोला गया है सम टाइप ऑफ जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया थर्ड सम टाइप्स ऑफ जो है मसल्स बिल्डिंग्स सप्लीमेंट्स है। एंड डी जो है नन ऑफ देव। तो प्री जो है ना पैक बोला गया ना वो पैक से दिमाग में आएगा ना, अरे भाई पैक पैक वैसा टाइप का, इसीलिए मैं ऐसा ऑप्शन। चलो तो यहाँ पे बैंक करप्सी के बारे में था, एमएसएमई के बारे में था, याद रखोगे। चलिए 5 नंबर की बात करते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा सॉरी हाँ कृषि शिक्षा योजना। कभी कभी ऐसा होता है जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ तो लगता है कि कुछ गड़बड़ ही पढ़ दिया ऐसा लगता है। तो वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा हुआ एंड क्राइम मचाने लगे हो आजकल तो। और अभिनव जी तो हमसे पता नहीं खफा खफा ही चल रहे हैं लगता है। तो यहाँ पे देखते हैं सेकंड नंबर की 5 नंबर क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन भी मैं सेकंड नंबर बोल रही हूँ। सच में काफ़ी नाइट हो गई तो हमारा भी दिमाग हैंग हो गया लग रहा है। और मतलब पैनिक तो इस बात का है यार कि इतना देर वेट करने के बाद भी ये सब चीज़ नहीं हो पाई सॉल्व, तो क्या करूँ। 1 नंबर की बात करते हैं। इट वाज लॉन्च टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स इन कंजर्वेशन फ्रेमिंग। सेकेंडली बोला गया है इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय एडुकेशन बीइंग ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR। क्या होगा सही? दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना जो है ये कृषि शिक्षा योजना। आंसर क्या होगा देखो 5 का आंसर बी होगा। ठीक है, 1 नहीं होगा। इट वॉज लॉन्च्ड डेवलप ह्यूमन रिसोर्स ऐसा कुछ नहीं था, है ना। और कंजर्वेशन ऑफ फार्मिंग ऐसा कुछ नहीं था। किसानों को उन्नत बनाने की बात की गई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था, किसानी से संबंधित थी वो सारी की सारी चीज़ें। तो इसका आंसर जो है वो बी सही है। 6 की बात करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फूड सिस्टम सबमिट, है ना। तो ये जो है इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ अ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बोला गया है इट्स सिक टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इन सब हम देख सकते हैं जो है सहारन अफ्रीकन रीजन्स में। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम तो 6 नंबर का आंसर जो है हम देखेंगे कायदे से। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होने वाला है हमारा डी। कोई भी दोनों में से सही नहीं है। 6 नंबर का आंसर हमारा डी होगा, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। चलिए
आगे बात करते हैं यहाँ पे हम ये तो बता दोगे जल्दी से सभी लोग। ये बोला गया है कि भूत जोलोकिया, ठीक है, इसको घोस्ट पेपर भी कहते हैं, है ना। वो फेमस जो है वो चिल्ली है, कहाँ की है, आसाम की है, नागालैंड की, मणिपुर की है, या जो है हमारे मिजोरम की है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा 7 नंबर का, ठीक है। चलिए 8 नंबर बोलते हैं कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, है ना। तो कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स का इसका आपको आंसर करना है। बोला गया है क्या, मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि कौन सा एक्सरसाइज जो है वो कौन सी कंट्री के द्वारा कंडक्ट किया इंडिया के साथ, और कौन सी कंट्री कंडक्ट करती है, क्या क्या कहलाता है, ये बताना है। बोला गया एक्सरसाइज जो है इंदिरा की बात की गई है, ये इंडिया और रशिया है, तो ये तो अभी बता ही दोगे, सही है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर भी जो है वो 8 का 1 ही है। या अब यहाँ पे एक्सरसाइज धर्मा जो है ये आ रहा है, एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन, ये हम बात करें तो इंडिया एंड यूएसए के बीच में नहीं, बल्कि इंडिया और जो है जापान के बीच में होता है, ठीक है। तो इंडिया एंड जापान के बीच में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मैचिंग तो है 1, तो बिल्कुल सही मैच है, इसका आंसर ये होगा। और यहाँ पे एक सेकेंड, इसका आंसर तो ये होगा, ठीक है। एंड सेकेंड बोले अगर हम एक्सरसाइज अगर जो है गरुड़ की बात की जाए, है ना, तो ये आपको याद रखना है, ये किसके साथ होता है, ये हमारा इंडिया के साथ जो है फ्रांस का होता है, राइट। तो याद रखना है आपको, इंडिया एंड फ्रांस का ये होता है, ठीक है। और यूएसए की अगर हम बात करें, तो यूएसए के साथ जो हमारा होता है, यहाँ पे यूएसए ऑप्शन में है ना, तो इंडिया एंड यूएसए का जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जो है युद्ध अभ्यास, राइट। तो ये युद्ध अभ्यास ये कहलाता है हमारा अभ्यास, ठीक है, याद रखना है आपको, बस यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी, जयपुर, हैदराबाद, बैंगलोर, पुरी। तो क्या होगा आंसर, 9 का डी, ठीक है। 10 नंबर, ग्लोबल पीस ग्लोबल पीस इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग के साथ, मतलब फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी जो है वो ग्लोबल पीस इंडेक्स निकालती है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स निकालने का काम किसका है, तो हमको पता होना चाहिए, IEP का है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस का है ये इनिशिएटिव, याद रखेंगे। चलिए ये सारे क्वेश्चन का आंसर है, एंड ये आपका है आज के डेट का होमवर्क क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कर दीजिएगा मुझे कमेंट में, और हमारी कोशिश बहुत रहेगी कि मैं जल्दी आपके साथ लाइव जुड़ पाऊँ, है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, एंड थैंक यू वेरी मच।